बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सत्तार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नाजरीन, अदलिया का गोरकन पार्ट 5 लेकर हाजिर हैं। पिछले 4 पार्ट्स तकरीबन एक जैसे ही थे। सोचा आप लोगों का कुछ जायका तब्दील कर दें। यह पाकिस्तान और भारत के 2 साबिक चीफ जस्टिस साहबान की कहानी है। भारत के हैं हनस राज खन्ना और पाकिस्तान के हैं काजी फाइज ईसा साहब। दोनों पर एक जैसा टाइम आया। हनस राज खन्ना अपना नाम तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखवा गए और काजी साहब ने अपना नाम गटर में फेंक दिया। ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद भी उनका नाम अदलिया के गोरकनों में शुमार होता रहेगा, जैसे जस्टिस मुनीर, जस्टिस मलिक क़यूम, जस्टिस नसीम हसन शाह वगैरह वगैरह हैं। हर लीडर, हर बड़े ओहदेदार पर कड़ा वक्त तो आता है। यही वक्त होता है खुद को सरखरू करने का, तारीख में अमर होने का। कुदरत हर आदमी को चांस देती है। आगे आदमी की अपनी मर्जी, वो कौन से रास्ते का मुसाफिर बनता है। एक रास्ता होता है अना, खुददारी, इज़्ज़त एहतराम का, और एक रास्ता होता है हवस का, वो शोहरत की हो या दौलत की। आदमी ने खुद फैसला करना होता है कि उसने किसका इंतखाब करना है। मेरे रब ने बंदे को इतने इख्तियार तो दिए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा, अल्लाह ताला ने इंसान को कितने इख्तियार दिए हैं? आपने सवाल करने वाले शख्स को कहा, खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया। आपने फरमाया, एक टांग उठा लो। उसने उठा ली। आपने फिर फरमाया, दूसरी टांग भी उठा लो। वो कहने लगा, दूसरी टांग नहीं उठा सकता। आपने फरमाया, रब ने इतने ही इख्तियार बंदे को दिए हुए हैं। चलें भारतीय चीफ जस्टिस की कहानी सुनें। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को मुल्क में एमरजेंसी नाफज करके शहरियों के बुनियादी हकूक़ मुअत्तल कर दिए। पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों अफराद को गिरफ्तार करके जेलों में फेंक दिया। रियासती हाई कोर्ट ने हब से बेजा की दरखास्तों पर गिरफ्तार अफराद को रहा करना शुरू कर दिया। इन रहाइयों से नाखुश इंदिरा गांधी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां बदनाम ज़माना एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ADM जबलपुर बेमुकाबला शिवकांत शुक्ला केस शुरू हुआ। इस केस को हब से बेजा केस के नाम से भी याद किया जाता है। जल्द ही ये 1976 केस आईनी मुकदमा बन गया, जिसमें शहरियों के बुनियादी हकूक़ को मुअत्तल किया जा सकता है। क्या हुकूमत ऐसे मन माने फैसले कर सकती है? क्या हब से बेजा के खिलाफ पिटीशन दायर करने का अख्तियार भी मुअत्तल किया जा सकता है? जैसे सवालात मरकज़ी हमीयत अख्तियार कर गए और पूरे मुल्क की तवज्जो इस मुकदमे पर अटक गई। मुकदमा सुनने वाले भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच पर हुकूमत के हक में फैसला देने के लिए शदीद दबाव था। बदकिस्मती से 4 जजों ने हुकूमती दबाव में आकर फैसला उसके हक में सुना दिया। इख्तलाफी फैसला देने वाले जज का नाम था हनस राज खन्ना। बावजूद इसके कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले थे। फैसला सुनाए जाने से पहले उन्होंने अपनी बहन के नाम एक ख़त लिखा। वो लिखते हैं, मैंने अपना फ़ैसला तहरीर कर लिया है। इस फैसले की कीमत मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना बनाए जाने की सूरत में अदा करना पड़ेगी। फिर यही हुआ और इंदिरा गांधी हुकूमत ने अपने हक में फ़ैसला देने वाले मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग को भारत का 15वां चीफ जस्टिस तैनात कर दिया। मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग ने अपने फैसले में लिखा था कि रियासत को गिरफ्तार करने वालों की माँ की तरह देखभाल कर रही है। मिर्ज़ा की तकर्री के बाद जस्टिस हनस राज खन्ना ने इस्तीफ़ा दे दिया। 1977 में इंदिरा गांधी हुकूमत के खात्मे पर जनता पार्टी हुकूमत ने एमरजेंसी के दौरान होने वाली नाइंसाफ़ियों पर तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया। हुकूमत ने जस्टिस हनस राज खन्ना को उस कमीशन की सरबराही करने की पेशकश की। इंदिरा गांधी और उनकी हुकूमत से इंतकाम लेने का ये सुनहरी मौका था, लेकिन उन्होंने
یہ پیشکش یہ کہتے ہوئے مسترد کر دی کہ وہ اندرا گاندھی کی انتقامی سیاست کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اس لیے وہ لاشعوری طور پر تحقیقات میں تعصب برت سکتے ہیں۔ 217 کے پٹاسوامی کیس میں بھارتی سپریم کورٹ نے حب سے بے جا کیس 1976 کا فیصلہ کال عدم قرار دیتے ہوئے لکھا کہ ریاست من مانے فیصلے کرتے ہوئے شخصی آزادیاں سلب نہیں کر سکتی۔ جسٹس ہنس راج کھنہ اپنے کردار کے باعث عظمت پا گئے۔ وہ بھارتی سپریم کورٹ کے پہلے جج بنے جس کی زندگی میں ہی اس کی تصویر سپریم کورٹ میں آویزاں کر دی گئی۔ جسٹس ہنس راج کھنہ 2008 میں انتقال کر گئے۔ 48 سال پہلے چیف جسٹس آف انڈیا کے جس عہدے سے ہنس راج کھنہ کو محروم کر دیا گیا تھا، وہی عہدہ 11 نومبر 2024 کو ان کے بھتیجے سنجیو کھنہ سنبھالیں گے۔ یہ ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے بڑے فیصلے۔ ہر شخص بڑے عہدے پر بیٹھ کر بڑا آدمی نہیں بن سکتا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ایک تحریری فیصلے میں لکھا تھا، انصاف کے تقاضوں اور غیر جانبداری کے پیش نظر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان سے متعلق کوئی کیس نہیں سننا چاہیے، کیونکہ طریق انصاف نے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس دائر کیا تھا۔ لیکن قاضی صاحب جو ہی چیف جسٹس بنے، طریق انصاف اور عمران خان سے ذاتی رنجش کا بدلہ لینے کے لیے ان کے کیس اپنے پاس رکھتے۔ دوسری طرف نواز شریف اینڈ کمپنی کو ریلیف دینے کے لیے بھی ان کے کیس اپنے پاس رکھتے۔ اس طرح قاضی صاحب عدلیہ کے وقار کو دفن کرتے رہے۔ آدمی جو بیج بوتا ہے وہی فصل کاٹنا پڑتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ سے چند روز قبل پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم صاحب بھی ریٹائر ہوئے تھے۔ وہ عدالت سے نکلے اور سڑک پر پیدل جا رہے تھے۔ لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے۔ اسی سپریم کورٹ سے بھگوان داس بھی ریٹائر ہوئے تھے اور باہر سرے عام پھرتے تھے، تقریبات میں جاتے تھے۔ قاضی صاحب ذرا کسی شاپنگ مال، کسی تقریب یا کسی پارک یا کسی سڑک پر جا کر دکھائیں۔ ہر شخص بڑے عہدے پر بیٹھ کر بڑا آدمی نہیں بن سکتا۔ کل انشاءاللہ عدلیہ کا پارٹ 6 لے کر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔